हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, बस आपकी यहाँ पे कल्चर और एथिक्स बाकी है। तो ये दोनों लेसन आपको बैक टू बैक मिल जाएगी। आज पहले हम लोग कल्चर की लेसन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। तो सबसे पहले ककाटिया जो डायनेस्टी है इस बार न्यूज़ में थी, तो क्यों ये न्यूज़ में थी इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। फिर एक तरीके का बाघ पेंटिंग है, ये कहाँ की बाघ पेंटिंग है और क्यों इतनी प्रसिद्ध है और न्यूज़ में क्यों है, ये तीनों पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको देखने के लिए आप लोग को बस एक काम करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो आइए देखते हैं कि ककातिया डायनेस्टी क्यों न्यूज़ में है और थोड़ा बहुत मैप में देख लीजिए। सबसे पहले मैप ही देख लीजिए, तब आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहेगा और जितना बातें मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। तो पहले के ज़माने में जो डायनेस्टी हुआ करता था, साम्राज्य, जैसे आपने मुगल साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य हमने पढ़ रखा है एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडेवल हिस्ट्री में। तो इसके अलावा आप लोग देखो कि यहाँ पे है ककातिया डायनेस्टी, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। उसके बाद ये है दिल्ली सल्तनत, तो इतना पूरा था। इसी में आपका राजपूत किंगडम आता है। यहाँ पे है ईस्टर्न गंगा, ये है होयशाला, देन यहाँ पे कैलिकट और फिर ये है पांड्यास, ठीक है। तो ये हो गया मैप का काम। अब देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। एक टेम्पल यहाँ पे ककाटिया डायनेस्टी और ककाटिया जो रूलर थे, यानी कि ककाटिया वाले रीजन में जो यहाँ पे शासन करते थे, जो शासक थे, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो अमरावती में, आज के डेट में ये अमरावती है, पहले नहीं था। तो ये आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है अमरावती में, वहाँ पे जो ककाटिया रूलर है उनके द्वारा एक टेम्पल बनाया गया था। लेकिन अब उसको जो है यहाँ पे बदल दिया गया है और यहाँ पे जो पूजा किया जाता है वहाँ के जो लोकल गॉडेस दुर्गा है ना, यानी कि दुर्गा भगवान, उनका यहाँ पे पूजा किया जाता है, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों है, तो ये टेम्पल जो है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो वहाँ के एम्पेरर थे गणपति देव, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। ककातिया डायनेस्टी के ये रूलर थे। तो नाम भी याद रखिएगा, क्या पता न्यूज़ में है तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूपीएससी में जो आर्ट एंड कल्चर वाला आप लोग की बहुत क्वेरीज होती है कि कैसे कंप्लीट करूँ। उसके लिए भी आप लोग की एक वीडियो आएगी कि मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की पूरी बताऊंगी कि कैसे आप लोग को स्टडी करनी है, मीन्स कम समय देकर आप लोग को ज़्यादा गेन कैसे करना है आर्ट एंड कल्चर में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जैसे न्यूज़ में है अभी ककातिया डायनेस्टी, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ककाटिया डायनेस्टी के कौन रूलर थे जिनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया, तो ये है गणपति देव। प्रिसाइडिंग डीटी, वो भी 13th सेंचुरी टेम्पल में कौन थी, तो ककाती देवी थी, यानी कि ये ककातिया रूलर के भगवान थे, ठीक है, ककाती देवी। तो अब थोड़ा बात कर लेती हूँ ककातिया डायनेस्टी के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे कि पहले ये वेस्टर्न चालुक्यास में थे, यानी कि ये जो चालुक्यास, चोलास, चेरास वाला रीजन था, तो वहाँ पे देखने को मिला सारे थ्री जो कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टी है डेक्कन के, तो कौन कौन है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे होयसाला, यदावास और काकाटिया है, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास था। और जो इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थे उसको इस्टेब्लिश कब किया गया, जब यहाँ पे रुद्रदेव, यानी कि प्रताप रुद्र जो फर्स्ट थे, वो यहाँ पे फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बने ककातिया डायनेस्टी के। और कब, तो 1858 एडी में। वारंगल जो था उस समय ककाटिया का ये कैपिटल था, तो ये याद रखना। आज के भी डेट में आप लोग देखते हो कि एनआईटी वारंगल है, तो ये वही वारंगल है जो कि उस समय यहाँ पे कैपिटल था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि ये उस समय आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस्लामिक इन्वेंशंस था, यानी कि कुछ इस्लामिक धर्म के लोग जो है यहाँ पे घुस आए थे, वो भी यहाँ पे 1310 से, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे शासन था, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ से इस्लामिक इन्वेंशन हुआ था और अल्टीमेटली जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंदर में आ गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ककाटिया डायनेस्टी जो है वो कैसे पतन हुआ उसका, तो यहाँ पे कुछ इस्लामिक इन्वेजन हुआ, यानी कि कुछ इस्लामिक पीपल्स यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद जो है इसको दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया गया, यानी कि ये भी एरिया जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ चुका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में देख लीजिए। ये है गणपति देव का यहाँ पे शासनकाल था, जो कि लॉन्गेस्ट था, यानी कि जितने भी ककाटिया रूलर्स थे, जितने भी यहाँ पे शासक आए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो लंबे समय तक यहाँ पे रहे थे वो है गणपति देव, ठीक है। और साथ ही साथ इतना इनका टाइमलाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको जो है ककाटिया डायनेस्टी का कब फॉर्मेशन हुआ वो सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर है यहाँ पे रानी रुद्रम देवी, ये भी वन ऑफ द फ्यू क्वींस थी इंडियन हिस्ट्री में। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री देख लेते हैं। अब देख लेते कि ककाटिया डायनेस्टी के यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स थी। तो कुछ फीचर्स अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में देखें, तो सबसे पहली है यहाँ पे मोटूपल्ली। तो मोटूपल्ली यहाँ का फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट था। तो मोटूपल्ली जो है फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट था, यानी कि यहाँ से व्यापार वगैरह होता था, सामानों का जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था।
मार्को पोलो अगर देखें तो ये फर्स्ट वेनेटियन ट्रैवलर थे जो इनके द्वारा यहाँ पे ककाडियन किंगडम में वो पहुँचे थे इसी पोर्ट के थ्रू। तो मार्को पोलो, आप लोग को नाम भी पता होगा कि मार्को पोलो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। तो इनके द्वारा जो है इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पे पहुँचा गया, ककाटिया डायनेस्टी में वो पहुँचे थे। तो ककाटिया डायनेस्टी जो था वो काफ़ी फेमस था क्योंकि इनके द्वारा बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे और इसको जो है ना यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होता था। यानी कि ये बड़े बड़े टैंक बनाते थे और टैंक में जो है ना जितना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शंस होता था वो इसको जो है बूस्ट करने के लिए मेनली इसको इसलिए बनाते थे। ये जो कोहिनूर डायमंड है वो भी यहाँ पे माइन किया गया था ककाटिया रूलर्स के ही टाइम में। वो भी यहाँ पे गोलकोंडा जो माइंस है ना उसी से यहाँ पे जो है कोहिनूर जो हमारा डायमंड है, जो इतना कीमती हमारा हीरा है, उसको भी वो कहाँ से मिला, तो वो भी यहीं से मिला था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि इस समय में जो है यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वैसे आज की डेट में आप आंध्र प्रदेश में जितने भी टेम्पल्स देखोगे तो आप समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं जो है ककाटिया डायनेस्टी के ही थे। बट फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है रुद्रेश्वर टेम्पल है, जिसको कि यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा सदर्न वाली टोन आ जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इसको प्रोनाउंस करने में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं, बट इसका जो मीनिंग है वो है 1000 पिलर्स टेम्पल। यानी कि इस टेम्पल में आपको पिलर्स जो इस तरीके के होते हैं ना वो 1000 नंबर में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले इसको जो बनाया गया था वो रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया था और इस टेम्पल में आपको जो है पिलर्स देखने को मिलेंगे और वो भी कार्व्ड पिलर्स, यानी कि पिलर्स में ही, पत्थर में ही जो इसको काट काट के बनाते थे ना, तो ये नक्काशी उस समय बहुत ज़्यादा चलती थी तो इसको कार्व्ड पिलर्स कहते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता था। स्पेशल आइकन्स होते थे, रॉक कट यहाँ पे एलिफेंट और मोनोलिथिक नंदी, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। रुद्रेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये टेम्पल जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे जो तुगलक डायनेस्टी थे उनके द्वारा यहाँ पे डिस्क्रेडिट कर दिया गया था। यानी कि जब यहाँ पे डेक्कन रीजन का इन्वेंशन हुआ था तब इनके द्वारा जो है इस टेम्पल का बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया था, इस तरीके से आप बोल सकते हो। दूसरा टेम्पल है रमन्ना टेम्पल। रमन्ना टेम्पल सिर्फ एक मात्र टेम्पल है इंडिया का जिसको यहाँ पे स्कल्प्टर्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यानी कि जो इसको बनाए हैं ना उनके नाम से जाना जाता है। जैसे आप और भी सारे टेम्पल्स देखो या फिर जितने भी आप लोग जो है जो भी आप देखते हो, जैसे आप कोई भी टेम्पल्स देख लो, कोई भी स्कल्पचर्स देख लो, कोई भी मॉन्यूमेंट्स भी आप लोग देख लो, तो जो बनवाते हैं ना उनके नाम से वो प्रसिद्ध होता है, लेकिन जो उसमें कारीगर जो बनाते हैं उनके नाम से वो प्रसिद्ध नहीं होता है। तो ये एकमात्र यहाँ पे टेम्पल है रमन्ना टेम्पल, जो कि रमन्ना के द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रमन्ना टेम्पल है। जैसे ताजमहल ही ले लो ना आप, कौन बनाया ताजमहल आज तक उसका कहीं भी महत्व नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग उनका नाम तक नहीं जानते, लेकिन किसने बनवाया, किसके याद में बनवाया, ये चीज़ें सबको पता है और यही आज की डेट में सिंबल भी है कि नहीं। तो ये बड़ी बात है। और ये जो बनाया गया था ये ककाती जो गणपति देव है उन्हीं के बिहाफ में बनाया गया था। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि नेक्स्ट है यहाँ पे वारंगल फोर्ट, जो कि आज के भी डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसको यहाँ पे रुद्र देवी की जो डॉटर थी ना उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और जो फोर्ट है यहाँ पे 4 पाथ है, यानी कि 4 यहाँ पे रास्ते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव है। गेटवे वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं और ये आपको कीर्ति थोड़ांस जो है हम्स थोड़ांस वैसे ही देखने को मिलेगा। वारंगल फोर्ट की बात करूँ, 1000 पिलर टेम्पल हो गए, रमन्ना टेम्पल हो गए, ये सारे कुछ ऐसे रीजन है ना जिसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तीनों आप लोग को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश कभी घूमने जाओ तो ये सारे रीजन भी ज़रूर घूमिएगा, यानी कि खास करके ये सारे टेम्पल्स जरूर घूमिएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे ककाटिया डायनेस्टी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के एक टेम्पल है जिसको कि अभी बदल दिया गया है। अब वहाँ पे गॉडेस दुर्गा जो है उनकी पूजा होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ककाटिया डायनेस्टी के जो मोस्ट फेमस यहाँ पे इनके जो रूलर थे, जो ककाटिया डायनेस्टी को जो यहाँ पे बनाए हैं, यानी कि इस टेम्पल को जो बनाए थे वो यहाँ पे गणपति देव हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ककाती देवी है उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ककातिया डायनेस्टी जो है यहाँ पे कुछ इस्लामिक इन्वेंशंस हुआ था जिसके कारण जो है इसको दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया गया। इसमें कुछ रूलर्स थे जैसे कि गणपति देव है और साथ ही रानी रुद्र देवी है। सोशो इकोनॉमिक अगर हिस्ट्री देखें तो आप लोग इससे समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इनका जो है ट्रेड से बहुत ही ज़्यादा नाता रिश्ता था, यानी कि ट्रेड व्यापार बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश था। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। तो यहाँ पे आपको पैसे की कमी नहीं देखने को मिलेगी इस डायनेस्टी में। आर्किटेक्चर तो यहाँ पे एक से एक मिसाल आर्किटेक्चर है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाग पेंटिंग की तरफ चलते। बाग पेंटिंग है क्या, ये जो लोकल ट्राइब्स थे मध्य प्रदेश के हैं जिसको बरवानी कहते हैं। अब ये डायरेक्टली आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि बरवानी ये कहाँ के ट्राइब है, तो ये मध्य प्रदेश के ट्राइब है जिनको यहाँ पे ट्रेन किया गया है बाग में।
महेश्वरी में चंदेरी टेक्सटाइल क्राफ्ट में, जो कि ट्राइफेड के द्वारा, ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, वो आज के भी डेट में आप देखोगे कि अपने टैलेंट के हिसाब से वो जी रहे हैं। यानी उनको जो टैलेंट है वो उस चीज़ को वो बनाते हैं, उस चीज़ को वो बना के मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, उसी से वो जो अर्न करते हैं उनकी लाइवलीहुड वैसे ही चलती है। तो ट्राइबल्स पीपल बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं। हम जैसे लोग जैसे एक कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वैसे आपको आदिवासी लोग देखने को नहीं मिलेगा। और पूरे ऑल ओवर द इंडिया में भी आदिवासी नहीं है, किसी न किसी कंट्री, किसी न किसी स्टेट में ही है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी है, उसके बाद आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बरवानी आदिवासी ज़रूर याद रखिएगा। ये ट्राइब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इनके द्वारा यहाँ पर टेक्सटाइल क्राफ्ट किया जाता है, जिसका नाम है बाग, महेश्वरी और चंदेरी। ठीक है, तो ये चंदेरी वही है जिसकी साड़ी आप लोग पहनते हो या आपकी मम्मी नानी दादी पहनती होगी। और चंदेरी कपड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ये उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इनको जो देखभाल करने के लिए एक तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ही, उसके साथ तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम लोग ट्राइफेड कहते हैं। ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। वो भी कैसे? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है यहाँ पे आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, यानी हमारे यहाँ की ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पे बेसिकली जो काम करते हैं ना, वो ट्राइबल्स लोकली काम करते हैं। आप देखोगे कि ट्राइबल्स लोग के द्वारा अगर कोई भी बहुत अनोखा चीज़ बनाया जाता है, वैसे उनकी सारी चीज़ें अनोखी ही होती है। क्योंकि आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, मशीनों पर डिपेंडेंट है। हमारी इंडस्ट्री जो है मशीनों पे ही डिपेंडेंट होती है, मशीन से बनाया जाता है। लेकिन इन लोग की खासियत होती है ना कि ये लोग हाथों से बनाते हैं, अपने टैलेंट को यूज़ करके बनाते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो चीज़ें होती है वो बहुत सस्ती होती है। ठीक है, मशीनों में तो आप लोग देखते हो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो इसी को ये प्रमोट करने के लिए ट्राइफेड है। यहाँ पे कोई भी सामान अगर यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की अगर इसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन आगे आती है? तो ये ट्राइफेड है। ठीक है, ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, ये भी याद रखना है। ट्राइफेड को यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि वो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे ट्राइबल्स पीपल के, जो भी हमारे कंट्री में है। और साथ ही साथ जो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसका ट्रेड को, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस जो है उसको यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ावा करेंगे। यानी कि आप लोग देखते हो कि मेनली जो जंगल में रहते हैं और जंगल में जो यहाँ पे फॉरेस्ट से जो निकलने वाले सामान होते हैं, जैसे लकड़ियाँ वगैरह होती है, फल फ्रूट्स होते हैं, तो वो ये लोग बेचते हैं, ट्रेड व्यापार करते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ट्राइफेड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही यहाँ पे ड्यूअल रोल भी प्ले करते हैं, यानी कि मार्केट डेवलपर भी होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। ट्राइब्स इंडिया की बात करें तो ये एक ब्रांड है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि हैंडक्राफ्ट जितने भी प्रोडक्ट है ना ट्राइबल पीपल के द्वारा, तो उसको यहाँ पे बेचा जाता है। तो ये याद रखना है कि ट्राइब्स इंडिया भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 120 ब्रिक्स एंड मोटर्स आपको ट्राइब्स इंडिया आउटलेट भी देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग भरवनी की बात करें, जो कि ट्राइब है मध्य प्रदेश की, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहने का क्या मतलब है? यानी कि अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट, अति पिछड़ा जिला, जिसमें आप देखते हो कि नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें कि अभी वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। पहले तो था 151 था, बट आई थिंक अभी 130 हो चुका है। ये 130 ऐसे यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो कि अति पिछड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जो है उसी में से एक यहाँ पे आपको बारवनी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट नहीं है बारवनी की। तो इसलिए यहाँ पे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि खारगोन है, धार है, तो ये सब जो ट्राइबल आर्टिशंस है ना, ये इंगेज होते हैं भाग पेंटिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि जो ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ टेक्सटाइल होते हैं वो यहाँ पे महेश्वरी स्टाइल में होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये पेंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये एक ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंट है जो कि नेचुरल कलर से, नेचुरल कलर कहने का मतलब है कि जैसे पहले के ज़माने में जो पेंट नहीं हुआ करता था, तो लोग कैसे यहाँ पे पेंट इस्तेमाल करते थे, कुछ लीफ को इस्तेमाल करते थे, कुछ जो है चावल को पीस के करते थे, या फिर दाल को इस तरीके से पीस के जो है ना वो कलर बनाते थे। तो आज की भी डेट में जो है यहाँ पे आप देखोगे कि बाग पेंटिंग की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पे नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको जो मिला है, ये विलेज बाग है वहाँ पे, यानी कि एक गाँव है बाग, वहीं से ये बाग पेंटिंग निकल कर आया। और साथ ही ये बाग रिवर के साइड में है, इसलिए इसको बाग पेंटिंग ही कह रहे हैं।
इस प्रिंटिंग टेक्निक में आप देखोगे कि कॉटन और जो सिल्क क्लॉथ है ये दोनों यहाँ पे यूज़ होता है, और ये जो है ना आपका आयरन फिलिंग को ब्लेंड करने में होता है। एलम को, एलिजरीन को, जिसको ऑर्गेनिक रेड डाइंग कहते हैं, तो ये सबको जो है यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। अगर प्रिंटिंग प्रोसेस की कंप्लीशन अगर देखें तो जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है ना वो यहाँ पे रिपीटेड वॉशिंग के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि फ्लोइंग वाटर में, इस रिवर में जो है ना ये रिपीटेड वॉश भी किया जाता है, धोया भी जाता है, फिर इसको जो है सुखाया जाता है सन में। और बस इसी तरीके से, इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है क्योंकि आपको तो बाग पेंटिंग करनी नहीं है। बट ये देखिए कि जोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है इसको 2018 में, तो बाग पेंटिंग जो है जीआई टैग के भी अंदर आता है। जीआई टैग कहने का मतलब है कि कोई भी अगर यूनिक चीज़ है, जैसे कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट है, कहीं के भी आपको फ्रूट्स वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, तो वो अगर वहाँ की प्रसिद्ध है, यूनिक है, तो वहाँ की अगर जोग्राफिक चीज़ों को लोकेट कर रही है तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, जिससे कि उसकी महत्व बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ती है उसकी, तो इसलिए उसको यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है। तो बाग पेंटिंग को ऑलरेडी जीआई टैग दिया गया है 2018 में। अब महेश्वरी फैब्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। महेश्वरी फैब्रिक आप देखोगे कि ये कॉटन और सिल्क फैब्रिक है, यानी कि कॉटन कपड़े और सिल्क कपड़े आप पहनते हो ना, तो इसी का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें जड़ी और ब्रोकैड भी है, यानी कि जो साड़ी वगैरह आप पहनते हो या फिर आप लोग सलवार सूट वगैरह पहनते हो तो उसमें जड़ी का भी काम किया जाता है। और किनारे में आप देखोगे कि ब्रोकैड होते हैं चौड़े चौड़े, तो वो यहाँ पे इसी से बनाया जाता है। ठीक है, महेश्वरी साड़ी आप देखोगे तो महेश्वर से आया है, जो कि नर्मदा रिवर के किनारे है, और खारगोन डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कुछ जो यहाँ की पॉपुलर डिज़ाइन है जिसमें कि मार्ट पैटर्न है, यानी कि चटाई वगैरह है, जैस्मीन पैटर्न है जिसको यहाँ पे चमेली कहते हैं, ब्रिक पैटर्न है जिसको इसे ईएंट कहते हैं, डायमंड पैटर्न है जिसको हीरा कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इनका पैटर्न है जो कि ये इस्तेमाल करते हैं जब भी यहाँ पे फैब्रिक वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे 5 मेजर कैटेगरी आपको साड़ी का देखने को मिलेगा, जैसे कि चंद्रकला है, बैंगनी चंद्रकला है, और चंद्र तारा है, बेली है, पारबी है। ठीक है, ये साड़ी सब बहुत ही ग्लॉसी होते हैं और लाइट वेट होते हैं, यानी हल्के होते हैं लेकिन चमकदार होते हैं। महेश्वरी साड़ी की बात करूँ तो ये रॉयल फैमिलीज ऑफ होलकर्स जो है उनके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और साथ ही साथ जो है ना इसको रानी अहिल्या बाई होलकर के द्वारा अपने आप ही इसको क्रिएट भी किया गया। तो महेश्वरी साड़ी और बाग पेंटिंग दोनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का है। वहीं अगर चंदेरी फैब्रिक के बारे में बात कर ले तो ये ट्रेडिशनल एथनिक फैब्रिक है। चंदेरी आप देखोगे कि मेनली यहाँ पे लहंगा, साड़ी, सूट, यही सारे जो है स्टाइल में, पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हल्के होते हैं और शेयर टेक्सचर होता है, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और फाइन लग्जीरियस फील होता है, यानी कि हल्के में और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, बहुत ही सस्ते में आपको चंदेरी का कपड़े मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना आप पहनोगे ना, यानी कि सूट वगैरह भी आप पहनोगे तो एक रॉयल लुक देता है, एक लगता है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने हो। तो इसलिए चंदेरी जो है ना लड़कियों में बहुत फेमस है। ठीक है, और चंदेरी के दुपट्टे वगैरह आप ले लो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए चंदेरी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तारीफ भी की गई है। गोल्डन जड़ी वगैरह जो है ये ट्रेडिशनल कॉटन यार्न में देखने को मिलता है। जो फैब्रिक यहाँ पे बोरो किया जाता है वो स्मॉल टाउन, यानी कि मध्य प्रदेश की एक चंदेरी, एक आप टाउन कह सकते हो, वहाँ से ये लाया जाता है। और इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि चंदेरी सिल्क कॉटन होता है, प्योर सिल्क होता है, और चंदेरी कॉटन होता है। तो ये 3 तरीके के यहाँ पे जो है चंदेरी फैब्रिक को डिवाइड किया गया है, एक चंदेरी सिल्क कॉटन, प्योर सिल्क और चंदेरी कॉटन। चंदेरी साड़ी की बात करें तो ये भी रॉयल फैमिली जो यहाँ पे सिचिंदास थे उन्हीं के द्वारा ये भी आपका पैट्रोनाइज किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हर किसी के बारे में ध्यान रखना है, बिल्कुल से मतलब कि एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, उस टाइप का नहीं कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही करंट से ही आपका टॉपिक से जो है क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कल्चर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है एथिक्स की टॉपिक भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने ही रखते। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो बस लाइक कर दीजिए, और भी लेसन देखने के लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।